हेलो स्टूडेंट, कोटा की बेस्ट निशान कोचिंग के ऑनलाइन ऐप पर आप 12th बायो की ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन नंबर 3 को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है भ्रूण परिवर्तन। कल हमने देखा था द्विनिषेचन और त्रिसंलयन, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो भ्रूणीय परिवर्तन को सबसे पहले हेंस टीन नामक वैज्ञानिक ने कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, जो कि क्रूसीफेरी कुल का पादप है, इसमें सबसे पहले भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन किया था। तो इसमें स्टूडेंट हमने देखा कि द्विनिषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इस टॉपिक को हम चित्रों के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह सरलता से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बने हुए युग्मनज में एक असमान प्रकार का अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो असमान पुत्री कोशिकाएं बन जाती है, जिसमें निभाग की ओर बनी छोटी पुत्री कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका और बीजांड द्वार की ओर बनी बड़ी पुत्री कोशिका को आधारी कोशिका कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो पहला और दूसरा जो चित्र है उसको हम इसमें आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद शीर्षस्थ कोशिका और आधारी कोशिका में वापस विभाजन दिखाए गए हैं, परंतु शीर्षस्थ कोशिका में ये विभाजन अनुदैर्ध्य और आधारी कोशिका में ये विभाजन अनुप्रस्थ प्रकार का होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे जो आधारी कोशिका है, आधारी कोशिका में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन हो रहे हैं, जिससे 7 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी कतारनुमा संरचना बन जाती है। इस लंबी कतारनुमा संरचना को निलंबक कहते हैं। निलंबक में हम देख रहे हैं सबसे नीचे वाली जो कोशिका है वो फूलकर मोटी हो जाती है, जिसे हम चूषकांक कहते हैं। चूषकांक का कार्य स्टूडेंट ये है कि यह भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराती है। कहाँ से? भ्रूणपोष से। तो भ्रूणपोष से आवश्यक पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य चूषकांक का होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ है, इसके बाद इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है, जिससे 4 कोश की अवस्था बन रही है। तो शीर्षस्थ कोशिका 4 कोश की अवस्था में बदल जाती है, जिसे हम चतुष्टाशंक अवस्था कहते हैं। इस तरह हमने देखा इस चरण में शीर्षस्थ कोशिका चतुष्टाशंक अवस्था में बदल रही है और आधारी कोशिका अंत में निलंबक युक्त चूषकांक में बदल रही है। तो ये निलंबक ही आगे चलकर मूलांकुर का निर्माण करता है और मूलांकुर से अंकुरण के समय मूल का निर्माण होता है। इसमें हम देखेंगे कि अब आगे चतुष्टाशंक क्या करता है। तो चतुष्टाशंक में हम देख रहे हैं वापस विभाजन हो रहा है और इस विभाजन के फलस्वरूप 8 कोश की अवस्था बन रही है, जिसको हम अष्टाशंक अवस्था भी कह सकते हैं। ये देखिए अष्टाशंक अवस्था, 8 कोशिकाओं युक्त अवस्था। इसके बाद अब कोशिकाओं में बहुत ज्यादा विभाजन हो रहा है, फलस्वरूप भ्रूण जो है अब यहाँ पर 8 तरह की 2 कोशिकाओं में बदल जाता है, यानी कि 8 कोश की अवस्था बाहर की ओर डर्मेटोजन और भीतर की ओर आंतरिक परत युक्त कोशिकाएं होती है। तो बाहर की जो 8 परतीय संरचना होती है वो विभाजन करके भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करती है, जबकि जो आंतरिक परत होती है वो यहाँ पर बीज पत्रों का, साथ ही विभजोतक का और प्राकेधा तंत्र का, इन सब का निर्माण करती। इसके बाद भ्रूण में लगातार विभाजन हो रहा है और हम देख रहे हैं कि भ्रूण अब गोलाकार दिखाई देने लग जाता है। तो इसे हम गोलाकार भ्रूण के रूप में दर्शाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भ्रूण आगे विभाजन करके हृदयाकार हो जाता है। हृदयाकार भ्रूण में हम देख रहे हैं कि इसमें
भ्रूण हृदयाकार हो रहा है, और ये हृदयाकार इसलिए हो रहा है क्योंकि हम द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दो पालियां बनना शुरू हो गई। तो इस तरह देखिए, दो पालियों का निर्माण शुरू हो जाता है। ये दो पालियां ही आगे चलकर दो बीज पत्रों का निर्माण करती। दो बीज पत्रों से नीचे वाला जो आधारी भाग है वो यहाँ पर प्रांकुर का निर्माण करता है। तो देखिए, हमने निलंबक वाले पार्ट में मूलांकुर का निर्माण समझा, और अब हम जो दो पालियां जो आगे चलकर दो बीज पत्रों में बदल जाती है उनका आधारी भाग प्रांकुर कहलाता है। तो प्रांकुर से अंकुरण के समय प्ररोह का निर्माण होता है। इस तरह हम भ्रूण में दो पालियां देख सकते हैं। इसके बाद भ्रूण में हम देखेंगे कि बीज पत्रों के ऊपर का भाग जो है बीज पत्रोपरिक कहलाता है, जिसको हम एपिकोटिल कहते हैं, और बीज पत्रों के नीचे का जो भाग है वो बीज पत्राधार कहलाता है, जिसको हम हाइपोकोटिल कहते हैं। इस प्रकार भ्रूण में हम देख रहे हैं कि दो अक्षों का निर्माण हो जाता है, जिसको हम प्रांकुर और मूलांकुर कहते हैं, और यही भ्रूण के दो मुख्य भाग माने गए। इस प्रकार संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इसमें ये परीक्षा में, बोर्ड परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह है बीज का परिवर्धन। बीज के परिवर्धन में हम देखेंगे कि बीज का परिवर्धन किस प्रकार होता है। तो बीज के परिवर्धन के लिए हमें बीजांड पे जाना होगा। बीजांड जो कि अंडाशय के अंदर होता है, और अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड ही परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। इसके लिए हमें बीज के जो आवरण बनते हैं उनके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। बीज में दो आवरण होते हैं। इसके बाहरी आवरण को टेस्टा और भीतरी आवरण को टेगमेन कहते हैं। तो टेस्टा बीज का बाहरी आवरण है और टेगमेन बीज का भीतरी आवरण होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ विशेष प्रकार के पादप जैसे कि काली मिर्च में जो भ्रूणपोष होता है उस भ्रूणपोष के चारों ओर अभी भी बीजांड का एक पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है। तो इसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं, और ये ऐसा देखा गया है काली मिर्च में। इसके अलावा हम कई बार देखते हैं जैसे लीची में बीजांड के चारों ओर एक रसीला आवरण पाया जाता है जो कि खाने योग्य और मांसल होता है, जिसे हम लीची में आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार यूफोरबिएसी पादप, जैसे उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं अरंडी, केस्टर जिसको बोलते हैं। इसमें बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है जिसे कैरंकल कहते हैं। इसी प्रकार एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार की तरफ पाए जाने वाली पलक नुमा संरचना को अपर्कुलम कहते हैं। तो बीज का परिवर्तन इस तरह हम देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं बीज के प्रकार। बीज को हम भ्रूणपोष के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अभ्रूणपोषी बीज और दूसरा है भ्रूणपोषी बीज, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस सीड। अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं? जिनमें भ्रूणीय विकास के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है और इनके पास भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम द्विबीजपत्री पादप जैसे मटर, चना ये ले सकते हैं। दूसरा जो प्रकार आया है वह है भ्रूणपोषी बीज, एल्बुमिनस सीड, यानी कि भ्रूणीय विकास के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं हो पाता है और इनके पास कुछ भ्रूणपोष शेष रह जाता है जो अंकुरण में सहायता करता है। ऐसे बीज है एक बीजपत्री पादपों के बीज, जैसे गेहूं, चावल, मक्का। इस तरह हम बीज के दो प्रकार डिस्कस कर चुके हैं।
इसके बाद आता है फल। फल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फल यहाँ पर जो परिपक्व अंडाशय होता है वो परिपक्व अंडाशय ही फल में बदल जाता है। फल की हम परिभाषा भी बना सकते हैं, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं और अंडाशय की भित्तियां आगे चलकर फल भित्तियां कहलाती हैं। तो फल के निर्माण में हम देखते हैं कि अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। इस आधार पर फल भी दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल ट्रू फ्रूट्स और आभासी फल फॉल्स फ्रूट। सत्य फल किन्हें कहेंगे? जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें सत्य फल कहते हैं। जैसे नॉर्मली हम अधिकांश पादप इसमें ले सकते हैं, जैसे अमरूद है, गेहूं वगैरह भी इसमें हम ले सकते हैं। दूसरा है आभासी फल फॉल्स फ्रूट। इनका निर्माण अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे पुष्पासन वगैरह। तो इसका हम सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं एप्पल। एप्पल में जो हम फल बनता हुआ देख रहे हैं वो पुष्पासन से विकसित होता है। तो इस तरह ही अपना लेसन नंबर 3 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब अपनी अगली क्लास में नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।